हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। चैप्टर 3 प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एंड यूनिट 3 प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। आपका वीडियो यहाँ पर वन शॉट होने वाला है, डिटेल में बना दिया है वीडियो। आप देख सकते हैं वहाँ पर 4-5 वीडियो बने होंगे, लेकिन वन शॉट में क्या करेंगे, एक ही वीडियो में सारा चैप्टर, इसमें दो आएंगे, प्रोडक्शन अलग है, कॉस्ट अलग है, दोनों को कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे। थोड़ा सा वीडियो स्लो भी होगा, आप स्पीड करके देख सकते हैं, आप 1.5 पर भी देख सकते हैं। चलिए, इकोनॉमिक्स क्लास 12 जैक बोर्ड एग्जाम 2023 सब कुछ ठीक है, टेस्ट वगैरह भी दे रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे और इंग्लिश में भी परफॉर्मेंस अच्छा कर ही रहे होंगे, तो वहाँ पर सब कुछ बेस्ट है। अब बात करते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए कि प्रोडक्शन क्या होता है, कैसे कैसे क्या सब कुछ। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक पढ़ नहीं पाए, तो उनके लिए कम से कम वन शॉट पढ़ लीजिए, 60-70% तो कवर हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन आई थिंक पूरा सिलेबस पढ़ना चाहिए, हर एक टॉपिक के बारे में जानकारी होना चाहिए, टॉपिक के बारे में जानकारी हो ही जाएगा, लेकिन अच्छे से रहता है जब हम लोग चैप्टर पढ़ लेते हैं। नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, वन शॉट मस्ट है, पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए, तो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट भी देंगे। चलिए, प्रोडक्शन क्या, प्रोडक्शन इज बेसिकली एन एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वर्ड को डालिएगा, ठीक है, विच कंटेन्स फैक्टर इनपुट्स एंड आउटपुट। एक एक्टिविटी है, कैसा एक्टिविटी, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजिंग करने का, जो कि इनपुट से आउटपुट बनाते हैं, ठीक है ना। एंड इट इज़ एन एक्टिविटी दैट इंक्रीजेज द कंज्यूमर यूजिबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विस का यूजिबिलिटी बढ़ता है, कंज्यूमर उसका ज़्यादा यूज़ करता है। क्यों? प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो यूज़ नहीं कर पाएगा। तो सिंपल सा है, प्रोडक्शन ये बेसिकली एक एक्टिविटी है, एक काम है, क्रिया है, किसका, ट्रांसफॉर्मेशन का, विच कंटेन्स फैक्टर इनपुट्स एंड आउटपुट। डेफिनेशन याद रखिएगा, जिसमें फैक्टर इनपुट और आउटपुट कंटेन रहते हैं। इनपुट क्या होता है, ऑल द फैक्टर्स आर यूज्ड कंट्रीब्यूटेड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन आर कॉल्ड इनपुट या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इनपुट बोलते हैं, जो हम प्रोडक्शन में लगा रहे हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, विचार होता है, याद रखिएगा। आउटपुट क्या होगा, जो प्रोडक्शन के बाद आएगा उसको आउटपुट बोलेंगे, सिंपल सा है। इट रेफर्स टू द फाइनल कमोडिटी प्रोड्यूस बाय वेरियस कम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स, जो अलग अलग कम्बिनेशन लेके इनपुट का जो बनाएंगे, फाइनल आएगा तो क्या, आउटपुट, ठीक है। इट इज टर्म्ड एज आउटपुट। फिक्स फैक्टर क्या होते हैं, वेरिएबल फैक्टर क्या होते हैं, बहुत अच्छा जानकारी होगा आपको इसके बारे में। दोज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कांट चेंज द क्वांटिटी ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड फिक्स फैक्टर। जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो फिक्स पीरियड हो गया, ठीक है ना। जैसे कि लैंड, मशीन, बिल्डिंग, ये सबको चेंज नहीं कर पाएंगे तो सब फिक्स फैक्टर में आएगा। वेरिएबल जो चेंज कर देंगे, जो शॉर्ट पीरियड में ही, लॉन्ग में बात नहीं करते, लॉन्ग में सारे सारे चेंज होते हैं। तो शॉर्ट पीरियड में दो होते हैं, फिक्स और वेरिएबल। वेरिएबल दोज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच कैन बी चेंज द क्वांटिटी ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। शॉर्ट पीरियड में चेंज, लेबर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल, ठीक है ना। शॉर्ट पीरियड क्या हो गया, तो शॉर्ट पीरियड क्या होता है देख लीजिए, शॉर्ट पीरियड में चेंज करते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो शॉर्ट पीरियड इज अ टाइम पीरियड ड्यूरिंग ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर क्या है, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। शॉर्ट पीरियड में दो, लॉन्ग में दो नहीं होता है। उसी प्रकार यहाँ पर था वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर। उसी प्रकार आपका टाइम है कि शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड, तो शॉर्ट पीरियड में ही फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर देखने को मिलता है, ठीक है ना। जो ऊपर में दोनों के बारे में हम लोग देख लें। अब बात करते हैं लॉन्ग पीरियड क्या होता है। लॉन्ग पीरियड, ऐसे पीरियड का बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन करना है तो उसमें देखना रहता है कि शॉर्ट पीरियड में करेंगे, लॉन्ग में सारे के सारे चेंज कर देंगे। हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो सब कुछ चेंज कर सकते हैं, तो शॉर्ट पीरियड में नहीं, किसी के लेबर को चेंज करके प्रॉफिट कमाना है, लॉस करना है, तो सब भी होता है, ठीक है। तो डिस्कशन वो सब होगा बाद में। तो लॉन्ग पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड इन द फार्म इंडस्ट्री विच ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, जहाँ पे सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो भी होते हैं यूनिट वेरिएबल होते हैं। और ए फार्म, अच्छा फार्म क्या होता है, तो फार्म इज डिफाइंड एज द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एट विच द प्रोडक्शन टेक्स प्लेस एट अ स्मॉल स्केल। एक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि इकाई का प्रोडक्शन का इकाई है, जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, तो फार्म क्या है, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन डाल सकते हैं, ठीक है ना। प्रोडक्शन करने का एक इकाई है, ठीक। अच्छा, इंडस्ट्री क्या होता है, इंडस्ट्री इधर डिफाइन है द ग्रुप ऑफ फार्म, सारे फार्म को ऐड कर दीजिए तो क्या इंडस्ट्री हो गया। सिंपल डिफिनेशन है, याद रखिएगा, पूछता है कभी कभी, ठीक है ना। एंड एट विच टेक प्लेस ऑन द लार्ज स्केल। ये लार्ज स्केल पे यहाँ बात हो रहा है, यहाँ पे स्मॉल स्केल में बात हो रहा है, किसके बारे में, फार्म के बारे में, ठीक है। क्योंकि फार्म है तो प्रोडक्शन क्या होगा, प्रोडक्शन टेक प्लेस एट स्मॉल स्केल पे होंगे, यहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। प्रोडक्शन फंक्शन क्या, बहुत ही रिपीटेड सवाल है हमेशा कि व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, एक्सप्रेस द फंडामेंटल रिलेशंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट में रिलेशनशिप दिखाएगा कि कितना इनपुट कैसे डालेंगे कि आउटपुट मेरा जनरेट होगा। इट्स सो हाउ टू व्हाट एक्सटेंट आउटपुट चेंजेस विद द वेरिएशन इन इनपुट, यानी कि कितना आउटपुट में चेंज करेगा विद वेरिएशन इन इनपुट इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मैंने कुछ खास पीरियड ऑफ टाइम में कितना मैं इनपुट डाल रहा हूँ कि जिसके अकॉर्डिंग आउटपुट में कितना चेंजिंग होगा, तो इसी का रिलेशन दिखाता है। इट्स सो हाउ एंड व्हाट एक्सटेंट ऑफ आउटपुट चेंजेस विथ वेरिएशन इन इनपुट ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक खास टाइम पीरियड खास रखेंगे, खास पीरियड ऑफ टाइम में कितना आउटपुट में चेंज होता है विथ वेरिएशन इन इनपुट में चेंज करने से आउटपुट में क्या चेंजिंग होता है, उसी का रिलेशनशिप अच्छे से दिखाता है। इट्स
इन द वर्ड ऑफ स्टिगलर, कोई इकोनॉमिस्ट होंगे तो इनके वर्ड में क्या होगा, प्रोडक्शन फंक्शन इज द नेम गिवन टू एंटरप्रेन्योरशिप बिटवीन द रेट्स एट ऑफ द इनपुट प्रोडक्टिव सर्विस एट द रेट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, यानी कि किस रेट से इनपुट लगा रहे हैं और किस रेट से आउटपुट आ रहा है, तो उसी के रिलेशनशिप को दिखाता है प्रोडक्शन फंक्शन। इतना याद मत रखिए, सिंपल सा रखिए कि प्रोडक्शन फंक्शन इज ए टेक्निकल वर्ड या टेक्निकल शब्द विच एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट और आउटपुट, फिजिकल आउटपुट या सिंपल आउटपुट लिख सकते हैं। इट इज़ द इकोनॉमिक समरी है, टेक्निकल नॉलेज है, ये सब बात रखिएगा। एंड इसके बाद क्या है, इट मे बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, क्या है, एज इक्वेशन के फॉर्म में भी इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि Q इज इक्वल टू FLNCMN, या फिर KOL शॉर्ट में भी Q इज इक्वल टू क्या होता है शॉर्ट में F और K और L, इतना याद रखिएगा। आपका हो गया लेबर और वेरिएबल, कैपिटल लेबर भी हो गया तो काम आपका हो जाता है, ठीक है। लेकिन सब कुछ देख लीजिए, Q क्या है, Q स्टैंड फॉर आउटपुट प्रोड्यूस, F क्या है, फाइनल फंक्शनल रिलेशनशिप है, L क्या है, लेबर है, N क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस है जिसमें कि लैंड, रॉ मटेरियल, C क्या है, कैपिटल है, M क्या है, मैनेजमेंट कैसे कैसे सब रिलेशनशिप दिखाएगा। इसके बाद I क्या है, I स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजी। इतना कुछ है तो इतना कुछ याद रखिएगा, नहीं तो सिंपल से जो बताया उसको भी याद रख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या विशेषताएं हैं, देखिए प्रोडक्शन फंक्शन तो फीचर है फंक्शन, तो बता दें कि फीचर फंक्शन हमेशा पूछता तो क्या देख लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स इसका फीचर वही आ गया। तो क्या क्या होता है प्रोडक्शन, वर्ड याद रखिएगा, एक एक वर्ड सब याद रखिएगा, उसी के आधार पर आप समझे हैं तो लिख दीजिएगा एग्जाम, ठीक है। तो प्रोडक्शन फंक्शन इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ठीक है। इट एक्सप्लेन द फिजिकल क्वांटिटी रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आउटपुट, यानी कि इंजीनियरिंग यानी कॉन्सेप्ट से बताएगा कि कितना हमको इनपुट डालना है जिससे कि हमको आउटपुट जनरेट होगा। पैसा का बात नहीं करेगा, बस कितना इनपुट कितना आउटपुट, ठीक है ना। प्राइस ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोडक्शन फंक्शन, प्राइस की बात कुछ नहीं यहाँ पर होगा। एंड इन दिस वे इट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द प्राइस एंड आउटपुट, प्राइस आउटपुट से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है, आगे देख लीजिए, आगे कुछ और होगा। प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू डिफाइन एज द टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड से निश्चित होता है प्रोडक्शन फंक्शन। इट डिफर्स और चेंजेस विथ टाइम पीरियड, चेंज होगा तो भी चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड भी याद रखिएगा इसमें। इसके बाद प्रोडक्शन फंक्शन बेस्ड ऑन द कांस्टेंट टेक्नोलॉजिकल कंडीशन, टेक्नोलॉजी जो भी यूज करेंगे वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ऑन द चेंज करेंगे तो भी चेंज हो जाएगा, तो फंक्शन न्यू प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑब्टेनेड, यानी कि टेक्नोलॉजी को चेंज करेंगे तो टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा था कि टाइम पीरियड चेंज करेंगे तो टाइम पीरियड चेंज होगा। यहाँ पर बोला कि प्राइस से कोई रिलेशन नहीं है, ये इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है, केवल फिजिकल इनपुट और आउटपुट के बारे में बोलता है, ये सब पॉइंट है। और इसके बाद लास्ट क्या है, फार्म कीप्स द सम ऑफ सॉरी क्या बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, व्हेन ए फार्म कीप द सम ऑफ इट्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड एंड सम वेरिएबल, तो क्या होगा, देन इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कुछ फिक्स रखता है कुछ चेंज करता है। और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। इसके बाद लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होगा, व्हेन ए फार्म, यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन शॉर्ट रन भी होता है लॉन्ग रन भी होता है। ऑल इनपुट क्या करेगा, चेंज करेगा, फार्म चेंजेस ऑल इनपुट्स देन सच प्रोडक्शन फंक्शन इज कॉल्ड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, सिंपल सा है। एंड लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ स्केल लॉन्ग रन में स्केल और शॉर्ट रन में लॉ वेरिएबल। शॉर्ट रन में क्या है, यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर लॉ ऑफ रिटर्न्स टू ए फैक्टर होता है, यहाँ पर लॉ ऑफ रिटर्न्स टू ए फैक्टर नहीं दिया है। यहाँ पर स्केल यानी कि हम आगे पढ़ेंगे, स्केल मतलब लॉन्ग रन और फैक्टर मतलब कि शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन भी होगा, लॉन्ग रन शॉर्ट रन में क्या है, जहाँ पे कुछ वेरिएबल रहेंगे कुछ फिक्स रहेंगे और जो इनपुट होते हैं, और लॉन्ग रन में क्या होंगे, सारे के सारे वेरिएबल होंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिर 7 क्या, प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्रेस इन द टेक्निकल समरी, यानी कि टेक्निकल समरी यहाँ दिखा रहा है कि यानी कि ओवरऑल टेक्निकल समरी दिखा रहा है कि कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, इस टाइप से। तो 2-4 पॉइंट याद रखिएगा, पूछेगा तो लिखना होगा, ठीक है। तो समझ गए तो इसको याद रखने में कोई उतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है। लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट अपना लैंग्वेज लिखेंगे। चलिए, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आपका बोर्ड में भी मॉडल सेट में भी दिया हुआ है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन 3 टोटल, एवरेज और मार्जिनल, ठीक है। यहाँ पर टोटल, एवरेज, मार्जिन आप समझ जाइएगा तो आपको कॉस्ट में भी काम देगा, रेवेन्यू में भी काम देगा। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट है टोटल, एवरेज और मार्जिनल को समझ लीजिए अच्छे से। चलिए, तो टोटल प्रोडक्शन क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट्स, सारे के सारे प्रोड्यूस बाय अ फार्म विद ए गिवन इनपुट, जितना भी इनपुट दिया हुआ है उससे जितना भी टोटल प्रोडक्शन करता है, तो क्या टोटल प्रोडक्शन सिंपल सा है, इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन टाइम पीरियड तो फिक्स रहेगा ना, कितना समय कितना करना है। एंड इट इज कॉल्ड टोटल रिटर्न या फिर टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, TPP भी इसको बोलते हैं सिम्बॉलिकली। AP इज इक्वल टू TP इज इक्वल टू AP इंटू Q क्या है यहाँ पर, वेरिएबल फैक्टर होगा, यानी कि दैट इज लेबर, एवरेज वेरिएबल और टोटल। पढ़िएगा सब समझ में आ जाएगा। चलिए, एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है, एवरेज हम लोग जानते हैं कि पर यूनिट से जो निकलता है एवरेज होता है। तो एवरेज प्रोडक्शन इज AP इज डिफाइंड एज द आउटपुट प्रोड्यूस पर यूनिट और वेरिएबल फैक्टर, यानी कि हर एक यूनिट जो वेरिएबल फैक्टर जो लेबर है वो कितना प्रोडक्शन कर रहा है, तो वही जो प्रोडक्शन आ गया वो क्या गया, एवरेज प्रोडक्शन, ठीक। इट इज ऑल्सो एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, और एक और इसका नाम होगा, एक और नाम होता है इसका एवरेज कॉस्ट, आगे चल के जाएगा वहाँ पे वो सोशल कॉस्ट में आगे जाएगा, ठीक है। इसका एक और नाम है एवरेज फिजिकल, यानी कि APP, जैसे कि हम लोग एवरेज कॉस्ट टोटल कॉस्ट में क्या था TPP, तो इसका APP। फॉर्मूला देख लीजिए, एवरेज कैसे निकालेंगे, टोटल में
कितना टोटल मान ली 20 हुआ, लेबर मेरा 10 है, एक कितना निकाला डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 2, यानी कि एक लेबर 2 यूनिट का काम कर रहा है, तो हो गया सिंपल सा, ठीक है। चलिए एपी एवरेज, टीपी आपका टोटल, क्यू वेरिएबल फैक्टर लेबर। इफ एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि 40 है, 5 यूनिट ऑफ लेबर है, तो एक कितना करेगा डिवाइड दे दीजिए तो निकल जाएगा, एक आपका 8 का काम कर रहा है। मार्जिनल क्या होता है, मार्जिनल चेंज इन एडिशनल, मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है, डिफाइन हैज द नेट चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज हुआ ड्यू टू चेंज इन और इंक्रीज डिक्रीज, चेंज में कुछ भी हो सकता है, एंड एडिशनल यूनिट ऑफ फैक्टर दैट इज लेबर, दिस इज कॉल्ड द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, यानी कि एक एडिशनल यूनिट, एक चेंज करने में लेबर को, वहाँ पर क्या था, प्रत्येक वन एवरेज में था कि हर एक कितना प्रोडक्शन कर रहा है। यहाँ पे एक में जितना कर रहा था, मतलब 8 पहले से कर रहा था, एक और बढ़ा के मैं यहाँ पर 9 लेबर को लाता हूँ, तो 9 लेबर लाने से 8 मान ली 50 कर रहा था टोटल, अब मान ली 52 करने लगा, तो 2 एक्स्ट्रा किया, तो यही जो 2 एक्स्ट्रा किया इसी को बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट, यानी कि एक एडिशनल यूनिट जो एक्स्ट्रा काम किया तो उसे क्या बोलेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल में कितना का चेंजिंग आया ड्यू टू चेंज इन वन एडिशनल यूनिट दैट इज लेबर, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज, टोटल प्रोडक्ट, और क्यू क्या है, क्वांटिटी वेरिएबल लेबर, और आपका डेल्टा चेंज को दिखाएगा, ठीक है। एक और फॉर्मूला है एम पी इक्वल टू टोटल एन यूनिट और एन माइनस 1 यूनिट, यानी कि मान ली टोटल आपका 52 था, 52 था, 52 प्रोडक्शन चला गया, यानी कि यहाँ पे एन मान ली टोटल 9 लेबर था, 9 था, ठीक है। अब एक और मैंने चेंज कर दिया, 8 था ये यहाँ पे 9 कर दिया, तो 8 9वां यूनिट पे कितना प्रोडक्शन 8वां, तो दोनों को माइनस कर देंगे, टोटल प्रोडक्शन जो 9th यूनिट वाला किया और 9 से कम 8वां यूनिट का जो लेबर टोटल किया तो उसमें से घटा देंगे, तो टोटल हमको निकल जाएगा 8 यूनिट तक का, इसी से सिंपल निकलता है मार्जिनल। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। एमपी क्या है, एमपी मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ एन यूनिट, 8वां यूनिट 9वां यूनिट जिसको निकालना है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ एन यूनिट और टोटल प्रोडक्शन ऑफ एन माइनस 1 यूनिट, यानी कि मान लीजिए हमको 9th यूनिट का निकालना है, तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ 9th और 9th में से एक 8वां यूनिट का माइनस कर दीजिएगा, तो सिंपल से निकालिए। एग्जाम्पल में आउटपुट इंक्रीज 40 से 45 व्हेन द इनपुट ऑफ लेबर इज इंक्रीज, यानी कि 6 से 7 एक बढ़ाते हैं तो कितना इंक्रीज किया, तो वही आपका मार्जिनल है, जो कि समझा दिया, ज़्यादा कुछ समझिए नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला लगाइएगा, ठीक है। फॉर्मूला पूछता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, तो डेल्टा टीपी बट अपन डेल्टा क्यू, और यहाँ पे निकल गया 5 यूनिट कंट्रीब्यूट टू द 6 नहीं 7th यूनिट ऑफ लेबर, 6 की जगह 7th होगा, कि छठा जब 7वां जब लगाएं तब इस टाइप से होगा। रिलेशन देख लीजिए, यहाँ पर रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे, टीपी एपी में और टीपी एमपी में, टीपी एपी में और एपी एमपी में, सभी में। देखिए फॉलोइंग टेबल, नीचे एक टेबल लिखा होगा, दिया होगा, एस्टिमेट द एपी MPTP using the hypothetical figure, and the table is the based on the assumption the labor is the variable factor and the sum of the constant fixed variable, and some constant amount of fixed factor is used इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि लेबर आपका वेरिएबल फैक्टर एक है और बाकी सब फिक्स्ड मतलब कि फैक्टर यहाँ पर यूज हुए हैं, ठीक है। तो देख लीजिए कैसे कैसे, सिंपल सा होगा, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, टेबल डायग्राम देखकर। फिक्स्ड फैक्टर तो फिक्स ही रहेगा, तो चेंज करता नहीं है, वेरिएबल चेंज करेगा, दैट इज लेबर आपका बढ़ाएंगे, धीरे धीरे हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो बढ़ते जाएगा। टोटल प्रोडक्शन क्या होगा, टोटल प्रोडक्शन भी इंक्रीज करेगा, लेकिन रेट अलग अलग होगा, इंक्रीज करने का रेट, एक बार हमको 8 का गेन मिला, फिर एक बार 16 का मिला, तो 16 और 8 में सिमिलर गेन, 8 16 32 तो कांस्टेंट रेट हो गया, एक बार 8 का मिला, फिर 10 का मिला, 2 का हुआ, फिर हमको मान ली 14 का मिल गया तो 4 का हो गया, फिर ऐसे करके तो रेट कैसे निर्धारित होता है, मार्जिनल से 2 का गेन हुआ, जैसे कि टोटल देखिए यहाँ पर 2 का होगा, फिर 6 में गए तो 4 का हो गया, फिर 12 में गए तो 6 का हो गया, फिर 20 में गए तो 8 का हो गया, इंक्रीजिंग रेट देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके बाद देखिएगा, जब देखिएगा तो आपका 5 से 4 1, फिर यहाँ पे और 2, फिर 0, फिर डिक्रीजिंग रेट और फिर निगेटिव रेट देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है आगे डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन अभी यही बात रखिए कि मार्जिनल से टोटल निर्धारित होता है। एवरेज कैसे निकलेगा, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल और जो वेरिएबल फैक्टर है उसको डिफाइन करना होगा, यानी कि 1 से 2 में डिवाइड दीजिए, 2 से 3 में दीजिए, 3 से 12 में दीजिए, और सिमिलर दिया हुआ है और निकाला हुआ है, ठीक है। अब रिलेशनशिप देखेंगे हम लोग नीचे चल के कैसे कैसे इसका रिलेशनशिप होता है, ठीक है। चलिए देख लीजिए रिलेशनशिप, ग्राफ को भी देख लीजिएगा, एक और बना लीजिए कॉपी में, या ताकि बनाने से याद हो जाएगा, इसको बना लेना है, ठीक है। टोटल देखिए इंक्रीज करा, डिक्रीज करा, क्या क्या रिलेशनशिप हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जो भी रिलेशनशिप लिखा रहेगा सब ग्राफ में आपको मिलेगा, ठीक है। दोनों इंक्रीज कर रहा है, मार्जिनल कम रेट से ज़्यादा रेट से, क्या क्या है सब कुछ यहाँ पर, इसको याद रखिएगा। चलिए तो क्या बोल रहा है, व्हेन द टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट देन एपी इंक्रीजेज, यानी कि एपी इंक्रीज है, यानी कि एपी और एमपी दोनों इंक्रीज करेगा, लेकिन एमपी छोटा है और छोटा थोड़ा ज़्यादा काम करते हैं, यानी कि छोटा मतलब कि एक्सपर्ट होता है, कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए, और बड़ा आदमी को सोचना रहता है कि क्या करे क्या नहीं, थोड़ा सी बड़ा है, बड़ा भाई है, एमपी छोटा है, तो इंक्रीज दोनों करेगा, छोटा वाला ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, इस टाइप से डिक्रीज दोनों करेगा, लेकिन मार्जिनल ज़्यादा डिक्रीज कर जाएगा, ये रिलेशन होता है दोनों में, ठीक है ना। तो हम लोग एमपी का रिलेशन भी यहाँ पर देखेंगे, लेकिन अभी याद रखिए, तो टीपी इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट देन एपी डिक्रीज, जो रेट है, रेट कैसे निर्धारित होता है, मार्जिनल से, ठीक है। एंड टीपी इज ऑलवेज बी पॉजिटिव
ठीक है। और मार्जिनल से रेट निकलेगा टोटल का, और टोटल पे एवरेज डिपेंड करता है, एवरेज और टोटल। और लास्ट क्या है, टीपी ऑलवेज भी पॉजिटिव और एपी ऑल्सो, क्योंकि टीपी पे एपी डिपेंड करेगा तो टीपी हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि एपी कैसे निकालते हैं हम लोग, एपी कैसे निकालेगा, टीपी और बॉटम क्या था, क्यू वेरिएबल फैक्टर, तो ये हमेशा पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव। ठीक है, रिलेशनशिप को याद रखना है। और सिमिलर रिलेशनशिप एमपी, बोले कि एमपी जैसा काम करेगा तो एपी वैसा ही करेगा। तो टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट तो एमपी इंक्रीजेज, टीपी इंक्रीज डिक्रीजिंग रेट तो एमपी डिक्रीजेज। ठीक है, इस टाइप का सवाल एमसीक्यू में दिए थे, प्रैक्टिस करवा दिए हैं, कर लीजिएगा अच्छे से सब में। ठीक है ना, तो सब में यूटिलिटी में भी ऐसा ही काम करेगा, एमपी और टीपी का रिलेशन। ठीक, टीपी रीचेज मैक्सिमम तो एमपी कहाँ पे, जीरो। ठीक, ग्राफ में भी देखिएगा तो मिल जाएगा, टीपी जब मैक्सिमम जाएगा तो एमपी जीरो चला जाएगा। ग्राफ को भी आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा देख कर पढ़िएगा मिलाकर, देखिए मैक्सिमम जब गया तो जीरो आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से कर लीजिए। इसके बाद टीपी स्टार्ट डिक्रीजिंग तो एमपी क्या हो जाएगा, निगेटिव, जब ये घटने लगेगा तो निगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, एक और रिलेशन है एपी और एमपी में, जो कि बेहद ही खास, जो कि बताए भी हम कि एपी जब इंक्रीज करेगा तो ज़्यादा इंक्रीज करेगा, देखिए बड़ा हो गया, इंक्रीज कर रहा है एपी लेकिन बड़ा हो गया एमपी। उसी प्रकार एपी डिक्रीज करेगा तो देखिए ये देखिए डिक्रीज कौन कर रहा है, एपी, लेकिन छोटा कौन हो गया, एमपी। तो ये आगे चला जाता है बढ़ने में भी और घटने में, जब घटेगा तो दोनों घटेगा, एमपी ज़्यादा घट जाएगा, जब बढ़ेगा तो दोनों बढ़ेगा, एपी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस बात को याद रखिए, कैसे कैसे क्या होता है उसके बाद में बात का रिलेशन है, बताया था सब पढ़ाते वक्त, लेकिन उतना डिटेल नहीं करेंगे। ठीक है, बस एक लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन सिमिलर कॉन्सेप्ट है, उसको याद रखिए, सब हो जाएगा। व्हेन द एपी रीचेज मैक्सिमम, सॉरी एपी होगा, हाँ एपी जब मैक्सिमम जाता है तो एपी बराबर एमपी, जैसे कि आप देख रहे होंगे ग्राफ में भी जब मैक्सिमम जाएगा तो एपी और एमपी दोनों बराबर हो जाएंगे। कहाँ पर जब एपी आपका मैक्सिमम, देखिए एपी जा रहा है मैक्सिमम, यहाँ के बाद एपी घटने लगा तो दोनों एपी और एमपी यहाँ पर क्या हो गया, बराबर हो गया। सिमिलर प्रोसेस टेबल में भी खोजिएगा तो मिल जाएगा, उतना यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए, इसके बाद क्या था, रिलेशंस बिटवीन एपी टीपी हो गया, सब कुछ हो गया। एक और बात है यहाँ पर कि एपी इज ऑलवेज भी पॉजिटिव, बट एमपी क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ये बात को याद रखिएगा। काम खत्म। अब चलिए लॉ ऑफ रिटर्न्स टू ए फैक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी इसको बोला जाता है, लेकिन लॉ ऑफ रिटर्न्स टू ए फैक्टर जो है ना, ये आपका शॉर्ट रन के लिए है, और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी आपका शॉर्ट रन के लिए है, दोनों शॉर्ट ही रन के लिए है, लेकिन ये आपका ओल्ड थाउट है और न्यू थाउट है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लेकिन दोनों किस में काम करते हैं, दोनों शॉर्ट रन में काम करते हैं, शॉर्ट रन टाइम पीरियड उसे बोला जाता है जिसमें सम फैक्टर वेरिएबल होते हैं और सम फिक्स्ड होते हैं, एटलीस्ट एक तो फिक्स होगा ही होगा। ठीक ना, बाकी आप कितना वेरिएबल रख सकते हैं, लेकिन हम लोग एक ही वेरिएबल रखते हैं, बाकी को फिक्स रखते हैं। ठीक है, तो जैसा भी, लेकिन रियल कॉन्सेप्ट कुछ और है। अंडर दिस लॉ वी डिस्कस द चेंज इन द टोटल प्रोडक्शन, हम लोग डिस्कस करते हैं कि टोटल प्रोडक्शन कितना चेंज हो रहा है एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन द यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यानी कि वेरिएबल फैक्टर की इकाई में चेंज करने से या लेबर को चेंज करने से कितना टोटल प्रोडक्शन में चेंज हो रहा है, तो उसी के बारे में डिस्कशन करते हैं अंडर द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू ए फैक्टर। ठीक है, तो वेरिएबल फैक्टर का यूनिट इकाई में एक बढ़ाएंगे तो कितना होगा, घटाएंगे तो कितना होगा। ठीक है, उसमें कितना बढ़ा रहे हैं कितना घटा रहे हैं, आइए डिटेल में देख लेते हैं कि दैट मीन्स द लेबर इज द शॉर्ट रन, या आप याद रखिएगा कि लेबर क्या होता है शॉर्ट रन में, वेरिएबल फैक्टर होता है लेबर ही, एंड अंडर देखिए शॉर्ट पीरियड का है ना, कम से कम एक वहाँ पे आपका फिक्स होना चाहिए, बाकी कितना भी वेरिएबल हो सकते हैं। लेकिन हम लॉन्ग रन में क्या है कि सारे के सारे वेरिएबल। ठीक है, लेकिन शॉर्ट रन में हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ लेबर को वेरिएबल रखते हैं, बाकी सबको फिक्स रखते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही रखिएगा। ठीक है, अंडर दिस लॉ विथ 3 रिटर्न्स इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट, याद रखिएगा कि निगेटिव रिटर्न का बात यहाँ पर नहीं हुआ है। ठीक है, निगेटिव रिटर्न का बात किस में होता है, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, कांस्टेंट रिटर्न का बात उसमें नहीं होता है, कांस्टेंट का यहाँ बात होता है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, इंक्रीजिंग रिटर्न कब देखने को मिलेगा, चलिए फर्स्ट में इंक्रीजिंग रिटर्न देखने को कब मिलेगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ यू इंक्रीज द यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, इसको तो एक एक इकाई बढ़ाते जाना है, जब बढ़ाते हैं हम लोग तो क्या होगा, शॉर्ट रन में टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट से, स्टार्टिंग में लेबर बढ़ाइएगा तो बढ़ेगा और फिर इंक्रीजिंग रिटर्न देखने को मिलता है। इसका कुछ एजम्पशन है, इसको एजम्पशन मानिएगा तभी काम करेगा, ला तो काम नहीं करेगा। हर एक ला के कुछ एजम्पशन होते हैं, जैसे कि शॉर्ट रन में काम करेगा, लेबर इज द ओनली वेरिएबल फैक्टर। ठीक है ना, यूनिट ऑफ वेरिएबल होमोजीनियस, यानी कि सब एक प्रकार काम करेंगे, एंड स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या रिमेंस कांस्टेंट। ये चार आपका एजम्पशन है जो कि हर एक में काम देने वाला है। एक्सप्लेनेशन ऑफ द ला को एक्सप्लेन करते हैं, नाउ एक्सप्लेन द इंक्रीजिंग, इतना एक्सप्लेन करने के लिए देगा नहीं, लेकिन सिलेबस टॉपिक में तो सारे टॉपिक को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। एक्सप्लेन द इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम, यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न देखने को मिल रहा है क्योंकि मार्जिनल आपका बढ़ते हुए है, और मार्जिनल से ही हम लोग मार्जिनल का ही डाटा याद रखते हैं, उसी से टोटल एवरेज सब निकल जाता है। तो मार्जिनल का डाटा याद रखना है, मार्जिनल देखिए बढ़ते हुए है तो टोटल भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, और ग्राफ भी यहाँ पर इसी के अनुसार यहाँ पर ग्राफ भी दोनों का बनाया हुआ है कि मार्जिनल आपका इंक्रीज, ठीक है, कॉन्स्टेंट नहीं जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और ये आपका इंक्रीजिंग रेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
बात को समझ गए। तो अब आगे चलिए, कारण क्या है, ऐसा कारण इसका इंक्रीजिंग देखने को मिलता है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, जितने फिक्स फैक्टर सभी का एकदम अच्छे से यूटिलाइज होता है। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जो भी लेबर का यूज कर रहे हैं स्टार्टिंग में, तो मशीन कम है, लेबर ज़्यादा है, तो थोड़ा सा अच्छे से यूज होता है सब कुछ फुल्ली। एंड बेटर कोऑर्डिनेशन एमंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसमें अच्छे से तालमेल बैठा कर काम होता है। एंड डिवीजन ऑफ लेबर अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक स्किल के अनुसार उसमें बांट दिया जाता है सबको। एप्लीकेशन कहाँ पे लागू होता है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखने को मिलता है, वहाँ पर इसका यूज है। ठीक है, चलिए लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर देखने को मिलेगा कहाँ पर, चलिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ इंक्रीज द यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, हमेशा यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज ही करना है, हमेशा इंक्रीज ही करना है, दैट इज लेबर इन द शॉर्ट रन। इतना डिफिनेशन हो गया। अकॉर्डिंग टू टोटल प्रोडक्शन, सॉरी द टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेज, ये तो इंक्रीज करेगा, लेकिन रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। इससे पहले इंक्रीजिंग रेट था, अब डिक्रीजिंग रेट होगा, तो डिक्रीजिंग रेट जब होगा तो मार्जिनल घटते हुए दिखेगा। ठीक है, एजम्पशन सिमिलर है कि शॉर्ट रन लेबर वेरिएबल होमोजीनियस, देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी सिमिलर। इसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा, टेबल डायग्राम से देख लीजिएगा, तो क्या होगा, मार्जिनल आपको घटने को देखने को मिलेगा, एक सेकंड, और मार्जिनल आपको घटने को देखने को मिल रहा है टेबल में भी, ग्राफ में हर जगह, और टोटल आपका बढ़ रहा है, लेकिन रेट यहाँ से निर्धारण होता है। यहाँ पे देखिएगा तो आपका 10, यहाँ पे 8, 6, 4 घटते हुए डिक्रीजिंग रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो आपका डिक्रीजिंग रिटर्न ऐसे करके ऐसे गया, अब यहाँ से घटने लगेगा फिर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो काउजेज, कारण क्या है, यहाँ पर आपका कारण देख लीजिए, यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न था, यहाँ से आपको देखिए ग्राफ कहाँ चला गया, इंक्रीजिंग रिटर्न का कि बढ़ते हुए टोटल देखिएगा, टोटल देखिएगा कहाँ पे, फाइनल ग्राफ देखिए, टोटल यहाँ से देखिए, इसको अलग अलग तोड़ के इंक्रीजिंग हो गया, फिर डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है ना, फिर इधर से निगेटिव चला जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग तोड़ कर यहाँ पर तीनों ग्राफ बनाया हुआ है, जैसे कि देखिए इंक्रीजिंग इस टाइप से, इसके बाद डिक्रीजिंग इस टाइप से, इधर इसके बाद यहाँ पे आपका निगेटिव स्टार्ट हो जाएगा। तो अंडर द काउजेज, कारण क्या है, अंडर यूटिलाइजेशन, वहाँ पे फिक्स यूटिलाइजेशन, यहाँ पे यूटिलाइज सही से नहीं हो रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन फिक्स का वेरिएबल किसी का नहीं, नो कोऑर्डिनेशन भी यहाँ पे नहीं है अच्छे से, और नो डिवीजन ऑफ लेबर, वहाँ पे सब था, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। एप्लीकेशन कहाँ पर देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। एप्लीकेशन याद रखिएगा कौन ला कहाँ पर यूज होता है। ठीक है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू ए फैक्टर, एप्लीकेशन जो हम लोग ज़्यादा लेबर बढ़ा रहे हैं लेकिन डिक्रीजिंग रेट देखने को मिलता है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का नाम सुने होंगे, तो वहाँ पर देखने को मिलता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न क्या है, कांस्टेंट यानी कि जितना बढ़ाते जाएंगे तो कांस्टेंट देखने को मिलेगा। इंक्रीज या तो इंक्रीज ही करना है हमेशा, लेबर को तो इंक्रीज ही करेंगे, ठीक है ना। इन द शॉर्ट रन यहाँ तो सिमिलर है, तो प्रोडक्शन इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर सब कुछ एजम्पशन सिमिलर है, ठीक है ना, सब कुछ एजम्पशन सिमिलर है, एक्सप्लेनेशन टेबल और डायग्राम से सिमिलर सा कि कांस्टेंट देखने को मिल रहा है 10 10 10, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका कैसे ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ आपका कांस्टेंट जाएगा, ठीक है ना, कांस्टेंट चला गया, कांस्टेंट रिटर्न देखने को मिल रहा है। कोई दिक्कत है इसमें, चलिए नो काउज, कोई कारण इसका नहीं है, इसका रीजन कुछ नहीं है। कैसे कुछ नहीं है, देखिए होमोजीनियस लेबर तो हर जगह माना है, लेकिन होमोजीनियस माना है लेकिन रियल में नहीं हुआ है, इंक्रीजिंग देखने को मिला, डिक्रीजिंग देखने को मिला। यहाँ पे लेबर को होमोजीनियस माना है, लेकिन यहाँ पे देखने को ही मिल गया कि कांस्टेंट फैक्टर मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं, कांस्टेंट प्रोडक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, हम मान लीजिए होमोजीनियस, तो होमोजीनियस नहीं ना होता है, लेबर मानने से क्या होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से तो देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ, कोई रियल वर्ल्ड में नहीं है, बिकॉज द लॉ एम्फासिस लेबर इज होमोजीनियस फैक्टर। तो सब तो होमोजीनियस ही माने थे, लेकिन होमोजीनियस माने लेकिन इंक्रीजिंग देखने को मिल गया, डिक्रीजिंग देखने को मिल गया। यहाँ पे होमोजीनियस माने होमोजीनियस देखने को मिल गया, तो बात गलत है। होमोजीनियस कैसे लेबर एक ही, हर एक लेबर प्रोडक्शन बराबर कैसे कर सकता है, तो इस टाइप से तो इसका कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि लेबर इज होमोजीनियस, बट एक्चुअल में क्या होता है, रियलिटी में क्या होता है, लेबर हेट्रोजीनियस होते हैं। थस दिस लॉ इज नॉट फाउंड इन रियल वर्ल्ड में देखने को नहीं मिलता है। चलिए लेबर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो ये क्या है, ये भी आपका शॉर्ट रन का ही है, लेकिन न्यू लॉ है, वो पुराना लॉ था, पुराना भी जान, नए इकोनॉमिस्ट टाइम तो नए देंगे। इसके अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ यू इंक्रीज द यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, इसको तो इंक्रीज ही करना है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेबर इन द शॉर्ट रन सिमिलर डिफरेंशन, फर्स्ट ऑल द टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, स्टार्टिंग में इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट से, जो कि पहले करता था। आफ्टर द सम लेवल, कुछ समय बाद क्या होता है, इट विल स्टार्ट इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, वहाँ पर भी सिमिलर था, लेकिन कांस्टेंट रेट देखने को नहीं मिलेगा, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर निगेटिव रेट देखने को मिलता है। बात को समझ गए, बस थोड़ा सा अंतर है कि वहाँ पे कांस्टेंट रेट था, उन लोग बात करते थे ओल्ड इकोनॉमिस्ट, न्यू इकोनॉमिस्ट बोले कि नहीं नेगेटिव रेट देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन कांस्टेंट थोड़ा सा होगा उसके बाद ही नेगेटिव होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं है। एजम्पशन सिमिलर है कि शॉर्ट टर्म में होगा लेबर इज ओनली वेरिएबल, लेबर एज्यूम होमोजीनियस एंड इक्वली इफिशिएंस, ठीक है। और
इसके बाद देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं। रेशियो इन विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर कंबाइंड कैन बी चेंज, यानी कि जितना रेशियो में है उतना रेशियो से सबको चेंज कर सकते हैं एक ही रेशियो में, लेकिन आप एक्स्ट्रा में कहीं से कुछ नहीं लगा सकते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लॉ, अब इसको टेबल डायग्राम से थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखिए यहाँ पर इंक्रीजिंग रिटर्न कैसे मिलेगा, इसी का डाटा याद रखना है, इसी का डाटा हम लोग को मार्जिनल का डाटा ही याद रखना है। ये तो आपका फिक्स रहेगा, ये तो धीरे धीरे बढ़ाएंगे 1 2 3 4 5 बढ़ाते रहेंगे। टोटल कैसे निकलेगा, टोटल आपको जो एवरेज निकलेगा, एवरेज कैसे निकलेगा, अब यहाँ पर तो जब मार्जिनल का डाटा याद रखिएगा और मार्जिनल को ऐड करते जाइएगा तो टोटल निकल जाएगा, और टोटल में वेरिएबल फैक्टर से डिवाइड दीजिएगा तो ये निकल जाएगा। तो ये सब डाटा निकल जाता है, लेकिन इसी को याद रखना पड़ता है मार्जिनल का डाटा के। तो 2 3 4 और इसके बाद क्या है 3 2 1 0 निगेटिव रेट देखने को मिल गया। सिंपल सा, इतना कुछ पढ़िएगा, ये सब पढ़िएगा, पढ़ने के लिए आपके पास तो सिमिलर है कि ए द फिगर तो सो द मार्जिनल लेबर वेरिएबल यूज इन द प्रोसेस प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन टेंड्स टू राइज, तीसरा यूनिट तक बढ़ेगा, एंड लेबर एम्प्लॉयड इन दिस सिचुएशन टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, दिस सिचुएशन इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर, सिमिलर था। बट विद एप्लीकेशन ऑफ द फोर्थ, जब चौथा यूनिट लगा तो लेबर सिचुएशन डिमिनिशिंग रेट देखने को डिक्रीजिंग रेट मिलेगा, एंड सेट इन द एमपी, उसके बाद एमपी क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग रेट में एमपी क्या होगा, एमपी डिक्रीजेज एंड द टीपी इंक्रीज ओनली डिक्रीजिंग रेट। बस लेबर बढ़ाते गए, स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग मिला, फिर डिक्रीजिंग मिलेगा, और फिर और बढ़ाएंगे, जैसे कि फोर्थ के बाद और यूनिट जब बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, डिमिनिशिंग रेट, एमपी आपका घटते घटते 0 चला जाएगा, और टोटल प्रोडक्शन जब मैक्सिमम होगा तो एमपी आपका यहाँ पर कहाँ चला जाएगा, एमपी आपका 0 पर चला जाएगा जब मैक्सिमम होगा, एंड इवेंचुअली एमपी में भी निगेटिव। नाउ द टीपी स्टार्ट डिक्लाइनिंग एज द, अब इतना और बढ़ाएंगे 14 से 15 का तो 8 यूनिट 8वां यूनिट पे क्या हो गया कि यहाँ पे लेबर एम्प्लॉयड सब निगेटिव में चला गया, और टोटल प्रोडक्शन निगेटिव देखने को मिलेगा क्योंकि एमपी आपका निगेटिव में चला गया। तो टीपी स्टार्ट डिक्लाइनिंग एज 14 to 15 यूनिट व्हेन द 8 यूनिट ऑफ लेबर इज एम्प्लॉयड। ये स्टोरी है, जो स्टोरी है तो इसी के बेस्ट पर बनाया हुआ स्टोरी है, पढ़िएगा सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे बढ़ाते गए यहाँ 4th यूनिट तक इंक्रीज, 3rd तक इंक्रीजिंग मिला, चौथा में क्या घटने लगा, फिर बढ़ते बढ़ते यहाँ से 7 से 8वां यूनिट जब लगा दिए तो यहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पर जाएगा, जब 0 पे यहाँ पर मैक्सिमम था, 7th यूनिट पर मैक्सिमम था। ठीक है, यहाँ पर सिमिलर। चलिए इवेंचुअली एमपी में भी हो गया यहाँ तक। चलिए इसके बाद अब ग्राफ के फॉर्म में सिमिलर वही जो डाटा है उसी डाटा के आधार पे आप टोटल का ग्राफ देखिए, इंक्रीजिंग यहाँ तक, डिक्रीजिंग, फिर निगेटिव, सिमिलर सा स्टेज के रूप में हम लोग को फाइनल अभी इकोनॉमिक्स के एग्जाम जो दिए सेमेस्टर का, तो इसमें रेट आया था स्टेज लिखने को। ठीक है, तो ये वाला था वहाँ पर, तो इसी के आधार पर हम बनाए थे। फर्स्ट स्टेज के, जो के है यहाँ पर डिटरमिन करेगा, चेंज करेगा, सब काम करेगा। यहाँ पर क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसको अच्छे से समझ लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यानी यहीं से चेंज करेगा, इंक्रीजिंग रेट से के बाद डिक्रीजिंग होने लगा यहीं से। ये स्टेज 1 में इंक्रीजिंग, 2 में कॉन्स्टेंट नहीं, यहाँ पर क्या होता है डिक्रीजिंग, और 3rd में आपका निगेटिव, 3 ही इसमें है, बाकी सब कुछ हो गया। चलिए तो यहाँ पर अलग से मार्जिनल का यहाँ पे लिखा हुआ कि मार्जिनल, तो इसी पर देखिए इंक्रीजिंग बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग रेट, मार्जिनल बढ़ रहा है, मार्जिनल घटने लगा डिक्रीजिंग रेट। अब मार्जिनल आपका निगेटिव में चला गया तो वहाँ पे क्या होगा, निगेटिव रेट। तो मार्जिनल पर कौन डिपेंड करेगा, टोटल। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पे इन दिस फिगर स्टेज 1 दिखाएगा 0 से के तक, क्या दिखाएगा, कर्व, टीपी कर्व दिखा रहा है। ऑन दिस जोन द एमपी इंक्रीजिंग एंड टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, सिमिलर है यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद स्टेज 2 में देखिएगा के से लेकर टी तक, तो के से टी कहाँ है, तो ग्राफ को अच्छे से पकड़िएगा तो आपको टी से के दिख जाएगा। देखिए टी से के से टी तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो डिक्रीजिंग देखने को मिलेगा, कुछ इसमें तो है नहीं। इन द जोन द एमपी डिक्रीजिंग, टीपी डिक्रीजिंग रेट से यहाँ टीपी एंड एक सेकंड, टोटल प्रोडक्शन यहाँ पे इंक्रीज करेगा, डिक्रीजिंग रेट। 3rd में क्या होगा, बियॉन्ड टी के बाद क्या होगा, टीपी स्टार्ट डिक्लाइनिंग बिकॉज एमपी इज निगेटिव, एमपी निगेटिव तो टीपी आपका चला गया नेगेटिव में। तो के क्या है, व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बहुत बड़ा सवाल पूछा है। तो के क्या है, वेयर टीपी स्टॉप इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग रेट जो कर रहा था टीपी, अब वो रोक देगा, वहाँ पर रुक जाएगा। एंड इंस्टेंट वहाँ पर रुक जाता है, और इंस्टेंट स्टार्ट इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, वहाँ से वह इंक्रीजिंग करना स्टार्ट करता है डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीजिंग रेट के बजाय। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यही है कि इट इज़ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द स्लोप ऑफ टीपी चेंजेस अप टू पॉइंट। उस पॉइंट पे टीपी का जो स्लोप था, स्लोप ऐसे करके राइज करा था, अब यहाँ पर चेंज करके इसी पॉइंट से के पॉइंट से। ठीक है, टीपी अप टू दिस पॉइंट इट हैज़ बीन इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट फ्रॉम द पॉइंट टुवर्ड्स ऑनवर्ड्स। उसके आगे क्या होता है, टीपी इंक्रीज बट ओनली डिक्रीजिंग रेट, एंड इट इज डिक्रीजिंग, इट इज़ द पॉइंट विच कंसाइड्स द एंड ऑफ द स्टेज। फर्स्ट यहाँ पे एंड होगा, एंड द प्रोडक्शन इन दिस क्वांटिटी क्या है, विच मार्क्स बिगिनिंग ऑफ द, यहाँ पर सेकंड होना चाहिए प्रोडक्शन, वन वहाँ पर एंड होगा, और 1 स्टेज का एंड होगा, और कहाँ पर चला गया, ऊपर में होगा, 1 स्टेज का एंड हुआ और सेकंड आपका स्टार्ट हो गया, 1 यहाँ पे एंड हुआ और सेकंड यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो के पॉइंट से ही सेकंड स्टेज स्टार्ट।
सिमिलर सा और कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट ऑफ हो गया। इसके बाद केस ऑफ स्टेज 1 चाहिए तो क्यों, क्या रीजन, क्या काउजेज बताइए कि स्टेज 1 इंक्रीजिंग रिटर्न देखने का कारण क्या है। तो जैसा कि हम लोग देखे थे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, तो वही है फुल यूटिलाइजेशन, इंक्रीजिंग इफिशियंस ऑफ वेरिएबल फैक्टर, बेटर कोऑर्डिनेशन, डिवीजन ऑफ लेबर, जो कि जितना भी काउज थे वहाँ पर इंक्रीजिंग वही सभी। काउजेज ऑफ डिक्रीजिंग रेट का क्या है, फिक्स्ड ऑफ फैक्टर को नहीं बांट पा रहे हैं अच्छे से, इम्परफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट नहीं अच्छे से कर पा रहे हैं सभी को, एंड पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैक्टर्स एंड नो डिवीजन ऑफ लेबर। ये सब फैक्टर्स का अच्छे से काम नहीं हो रहा है, लेबर को डिवीजन नहीं कर रहे हैं। और थर्ड का क्या है, निगेटिव रिटर्न्स टू ए फैक्टर, ऐसा देखने को कम मिलता है MP कैन बी नेगेटिव इन द सर्टेन सिचुएशन पार्टिकुलरली व्हेन देयर इज एक्सेसिव एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर ठीक है, ज़्यादा एक्सेसिव एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा लेबर लगाते हैं for the disguise unemployment economic situation as in the some public sector undertaken in India and excessive employ worker has the more than required reduce overall the efficiency of the workers and because it may be negative। MP नेगेटिव होने से TP आपका डिक्रीजिंग चला जाता है। ऐसा क्यों होता है, ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा हम यूनिट लगाते हैं तो उसका यूज अच्छे से नहीं हो पाता, ज़्यादा लेबर लगाते हैं तो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता है। इन दिस सिचुएशन TP इंक्रीजेज when the some workers are withdrawn, कुछ और निकाल भी लेंगे फिर भी हमको TP इंक्रीजिंग देखने को मिलेगा क्योंकि सब एक्स्ट्रा काम कर रहा है, कोई दिक्कत है। सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेजेस का महत्व क्या होता है, आखिर स्टेजेस हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल पाएंगे, तो बहुत इसका सिग्निफिकेंस है, देख लीजिए। एज ए प्रोड्यूसर यू विल स्टॉप ओनली इंस्टेंट ऑफ सेकंड में आप रुक दीजिए, स्टेज में आप रुक जाइएगा। क्यों रुकेगा, टेक्निकली इट मीन्स द प्रोड्यूसर विल फाइंड इक्विलिब्रियम, वहीं पर वेयर द मैक्सिमम ऑफ इट्स प्रॉफिट, जहाँ पर उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा वहीं पर रुक जाएगा। यानी कि MP जहाँ पे 0 तो TP उसका मैक्सिमम, तो वहीं पे रुक जाएगा। ओनली इन द स्टेज सेकंड ऑफ द प्रोडक्शन में MP डिक्लाइनिंग बट स्टिल इज पॉजिटिव, MP घट रहा है लेकिन MP पॉजिटिव है, यानी कि टोटल प्रोडक्शन वहाँ पर मैक्सिमम इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग रेट है लेकिन इंक्रीज कर रहा है, निगेटिव तो नहीं हो रहा है ना, तो इसीलिए स्टेज सेकंड में ही रुक जाएगा क्योंकि थर्ड में जाते जाते निगेटिव देखने को मिलता है। और लॉ ऑफ रिटर्न्स टू ए स्केल एक और है यहाँ पर, तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल लॉन्ग रन में जो काम करते हैं यहाँ पर क्या होता है, सिमिलर रेशियो में सबको देखने को मिलता है। देख लीजिए क्या होता है, रिटर्न टू स्केल इज लॉन्ग रन ला वेयर द ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, सारे के सारे चेंज होते हैं यहाँ पर, एंड इनपुट्स ऑल इनपुट्स आर चेंज मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज सब कुछ, ठीक है ना, बाय द सेम प्रोपोर्शन, एक ही प्रोपोर्शन, इनपुट चेंज करते हैं लेकिन एक ही प्रोपोर्शन में, जितना प्रोपोर्शन से। और यहाँ पे जो प्रोडक्शन देखने को मिलेगा वह जितना प्रोपोर्शन, जितना रेशियो में इनपुट चेंज किए उससे ज़्यादा रेशियो में किए आउटपुट हम लोग गेन हुआ कि क्या हुआ, तो वो सब डिस्कशन बाद में, ठीक है। तो ऑल द इनपुट्स आर चेंज मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज बाय द सेम प्रोपोर्शन, जितने भी इनपुट का चेंज करेंगे, मान लेबर है, उसके बाद रॉ मटेरियल यूज कर रहा है, फैक्ट्री जो पैसा लगा रहा है, तो जितना भी लगाइएगा तो सब एक प्रोपोर्शन में चेंज करिएगा, सब 5% तो सब 5% से सबको बढ़ा दिए, सबको घटा दिए, ठीक, इनपुट को। उसी 5% में अगर आउटपुट हमको 5% हमको 6% देखने को मिल गया तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, अगर आउटपुट हमें देखने को मिल गया 5% तो कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल, आउटपुट देखने को मिल गया मेरे 4% तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। बस यही इस लॉ का नियम है, कहने का मतलब है कि तीन ही कॉन्सेप्ट पे है। तो यहाँ पे लिखा हुआ देन द प्रोपोर्शन बिटवीन द इनपुट्स रिमेन्स द सेम, द स्केल ऑफ प्रोडक्शन बिटवीन द प्रोडक्शन फैक्टर आर चेंज। अगर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर रेशियो आप सेम भी रखते हैं तो स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो होगा, जो आउटपुट निकलेगा बिटवीन द फैक्टर्स आर चेंज, तो जो आउटपुट है तो उन दोनों में सब अलग अलग देखने को मिलेगा, लेकिन सबको सेम ही प्रोपोर्शन से चेंज भी कर सकते, सब बराबर काम नहीं ना करेगा, तो इस टाइप से यहाँ पे बोल रहा है, ठीक। अंडर दिस लॉ वी डिस्कस द रिजल्टिंग इन द चेंज इन द आउटपुट ड्यू टू चेंज इन ऑल इनपुट्स इन द लॉन्ग रन, ठीक है, देखने को मिलता है। अंडर दिस लॉ वी यहाँ पर हम 3 देखते हैं कैसे कैसे, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट। इंक्रीजिंग में क्या होगा, सिमिलर है कि इफ़ यू इंक्रीज द आउटपुट इन द if the output increase in the greater proportion then increase in input, जितना प्रोपोर्शन इनपुट किए थे उतना ही आउटपुट, तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल देखने को मिलेगा, ठीक। एग्जांपल में अगर आउटपुट हम 5% से किए बता दिए तो रिजल्टिंग इंक्रीज 10%, इनपुट अगर 5 से किए तो आउटपुट आपका 10%, तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो यहाँ पे डाटा याद रखना होगा, सबको एक एक यूनिट बढ़ाएंगे, इधर 1 कैपिटल, इधर लेबर, यहाँ पे देखिए इसको याद रखना होगा कि 10 से 25 गया, 25 से 50 गया, ऐसे करके यहाँ पे 150%, 100% परसेंटेज चेंज करेगा, यानी कि 10, 5, 15। यहाँ पे इनपुट आपका चेंज करा कितना से 100 और आउटपुट आपका 150 और 50 से तो 100 से, तो परसेंटेज निकालना, डाटा को याद रखना, काम आपका हो जाएगा। इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न, ठीक है। टेबल डायग्राम देगा ना, सिमिलर केस है कि इट इज क्लियर फ्रॉम द इनिशियली इनपुट इक्वल टू 1 के चेंज किए, इंक्रीज इक्वल टू 2 चेंज किए, दोनों को सिमिलर प्रोसेस, इनपुट को सेम प्रोपोर्शन में किए, बट
they also increase 25 यूनिट देर परसेंटेज चेंज इंक्रीज 100% आपका इतना 100% चेंज करे 1 से 2 यूनिट लेबर चेंज किया ना, एक लेबर से 2 लेबर एंड आउटपुट ऑल्सो इंक्रीज 150 हो गया, 10 से इतना बढ़ गया 150 यूनिट, सो इन द इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन 150 देन इंक्रीज इन द 100 अगेन द प्रोपोर्शन इंक्रीज इन द चेंज। यानी कहने का मतलब कि जितना प्रोपोर्शन से किया उससे हमको ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। सिमिलर वहीं पे लिखा हुआ है डिविजिबिलिटी, कारण वही सब है, इंडिविजुअलिटी ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन डिवीजन ऑफ लेबर सुपरबिलिटी ऑफ मशीन और डिमिनिशिंग रिटर्न तो देखने को मिलेगा जब हम लोग जितना प्रोपोर्शन में आपका इनपुट चेंज करेंगे उससे कम आउटपुट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी सिमिलर है कि सब कुछ एक यूनिट बढ़ाएगा 10, 18, 24 इसको याद रखिएगा आउटपुट को, तो परसेंटेज निकल जाता है, परसेंटेज याद नहीं रखना। एक यूनिट को पढ़िएगा। सिमिलर है इंक्रीज 18 से 20 हो गया, तो सिमिलर 100% चेंज किए, एक से यहाँ तक चेंज किए, फिर 80% हो गया, यहाँ से यहाँ चेंज किए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 100% देखने को मिलेगा। लेबर एक यूनिट 1 से 2 लेबर, कैपिटल में भी देखिएगा 2 के 1 से 2 के, तो वहाँ पर भी आपका 100% चेंज कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट देखने को मिला 80%, वहाँ पे आउटपुट 150 था। तो इस टाइप से कांस्टेंट में क्या होगा, डिमिनिशिंग में कम, और कांस्टेंट में क्या, कांस्टेंट में आपका सिमिलर में देखने को मिलेगा, एक से सब 10, 20, 30 हो गया। तो डाटा को थोड़ा सा याद रखिएगा, और लॉन्ग रन यहाँ आपका प्रोडक्शन चैप्टर समाप्त होता है। एंड कोस्ट भी है, तो सोचने की वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा और बताएंगे, आप भी बोरेंगे, हमें भी मुंह दर्द करने लगा है आई थिंक, और टाइम भी थोड़ा सा अभी 5 बना रहे थे, 5:11 टाइम हो गया। तो अब सोच रहे हैं कि डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इसको अच्छे से कर लीजिए। एक वीडियो में सबको कंप्लीट कर दिए, पहले 3-4 वीडियो लगे थे, तो प्रोडक्शन को एक वीडियो में यानी कि पार्ट 1 हो गया, और पार्ट 2 में कोस्ट को अच्छे से कर देंगे, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो वीडियो पसंद है थोड़ा सा लाइक करिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ताकि अभी से लेकर के पढ़ते रहें, और थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दीजिए। वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते तो मोटिवेशन नहीं मिल पाता है आगे काम करने के लिए, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।